औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं हमारे, आज हमने पढ़ना है उसका पेज नंबर 152 से न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। हमल के दौरान और जब औरत बच्चे को जो दूध पिला रही होती है उसके दौरान उसको कौन कौन सी जो खुराक है वो देनी चाहिए। और ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है बेटा, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला, राबिया खालिद साहिबा की बुक है। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग और द हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है जो औरत है जब वो हामला होती है। चाइल्ड बेयरिंग बेटा पीरियड जो होता है हामला जब होती है तो उसमें उसकी सेहत को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है कौन? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन खुराक बेटा। ये हमारा चैप्टर ही फूड एंड न्यूट्रिशन का है तो सारा का सारा जोर दिया जा रहा है खुराक पे। गुड न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी, जो अच्छी खुराक है वो ज़रूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ मदर्स, माओं की सेहत के लिए, एज़ वेल एज़ फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, और बच्चे की जो अंदर नॉर्मल नशोनुमा है उसके लिए। कहता है खुराक ना सिर्फ माओं के लिए बल्कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आम सी बातें हैं, इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इन पाकिस्तान में वोमेन बिगन चाइल्ड बेयरिंग एट द यंग एज, औरतें जो है वो हामला हो जाती हैं बहुत छोटी उम्र में। मैन स्पेंड ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ ईदर प्रेग्नेंट आर लैक्टेटिंग, और जो अपनी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है औरतों की, फीमेल्स की, उसका ज़्यादातर हिस्सा या तो वो हामला होकर गुजारती हैं या बच्चों को दूध पिला रही होती हैं। जो बेटा पीरियड है इसका, रिप्रोडक्टिव लाइफ्स क्या हैं, औरत को जब मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं तो उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और 40 से 45 साल की उम्र के दौरान उसका जब जो है वो मेनोपॉज हो जाता है और कंप्लीट उसके मेंसेस जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। तो ये तकरीबन आजकल तो 12 से 13 साल की उम्र में कुछ फीमेल को स्टार्ट हो जाते हैं मेंसेस, 15 ही लगा लो। 15 से और 40 साल की उम्र यानी 25 साल का जो बीच का जो वक्फ़ा है, ये 15 से 40 के दरमियान, तो ये 25 साल औरतें या तो हामला होती हैं या अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं। पाकिस्तान में कुछ हो या ना हो, हर साल एक बच्चा ज़रूर होता है। तो उन बेचारियों की जो ज़िंदगी है वो या तो हामला गुजरती है या बच्चों को दूध पिलाने में। तो वो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। टू मैनी प्रेगनेंसीज टू क्लोज टुगेदर, बहुत ज़्यादा तादाद में हमल होना और करीब करीब होना यानी वक्फा ना होना। गिव वेरी लिटल चांस टू वोमेन टू रीगेन स्ट्रेंथ, ये बहुत कम चांस मिलता है औरत को कि वो अपनी ताकत दोबारा हासिल करे। ऑफन वोमेन आर एनीमिक, बहुत सारी औरतें जो खून की कमी का शिकार होती हैं, और मेल न्यूरिश्ड या खुराक की कमी का शिकार होती हैं। एनीमिया खून की कमी, मेल न्यूरिश्ड खुराक की कमी। बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले, स्टार्ट्स, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उससे पहले या तो वो एनीमिक होते हैं या मेल न्यूरिश्ड होती हैं। हैंस दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द फिज़िकल स्ट्रेन ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, तो वो इस काबिल नहीं होती कि जो मुकाबला कर सकें जो दबाव या तनाव आएगा हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के दौरान, तो वो इस काबिल नहीं होती क्योंकि वो कमज़ोर हैं। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इन सूरत हाल के अंदर रहते हुए, देयर हेल्थ ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स, और उनकी जो सेहत है वो लगातार क्या होती है, ख़राब होती रहती है। स्पेशल रिकमेंडेशंस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ख़ास जो रिकमेंडेशंस हैं हामला औरतों के लिए वो कौन कौन सी हैं। आर मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपना जो है वो हेल्दी वेट मेंटेन रखें, ना तो बहुत कमज़ोर हो रहें यानी बिल्कुल ही वज़न ना हो और ना बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी हो जाएं कि चल फिर ही ना सकें। हेल्दी वेट जो मेंटेन रखें। इंगेज इन फ़िज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली, और जो फ़िज़िकल एक्टिविटी हैं उनको उनके अंदर ख़ुद को जो है वो इंगेज रखें। यहाँ पे हमारे दो तबके पाए जाते हैं। एक तो ऐसी औरतें जो इंतहाई अमीर हैं और वो एसी से बाहर ही नहीं निकलती, हर वक्त अंदर ही रहती हैं और वो बहुत ज़्यादा ओबेस यानी मोटी हो जाती हैं और आसान सहल हो जाती हैं क्योंकि उनके रुपए पैसे की फरावानी होती है, नौकर चाकर होते हैं, तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करती। और कुछ ऐसी औरतें हैं जो देहातों की हैं, उनको पता ही कोई नहीं, उनकी हड्डियों पे कोई मांस ही नहीं है, वो खेतों में और जानवरों का घास चारे का काम करती हैं और वो एक बिल्कुल सिर्फ काम करने वाली औरतें और बच्चा पैदा करने वाली बन गई हैं। तो दरमियान का होना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा बहुत औरत को रेस्ट और आराम भी मिलना चाहिए और थोड़ा बहुत उसको काम, घर के झाड़ू पोंछा वगैरह इस तरह की चीज़ें भी करनी चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी में भी इंगेज रहना चाहिए। तो
ना तो बहुत आसान सहल और ना ही बिल्कुल काम के मशीन बन जाओ, दरमियाना सा काम रखना चाहिए। तो मिनिमाइज़ योर रिस्क, अपने ख़तरात को कम से कम करने के लिए, ऑफ हैविंग एन इन्फेंट, क्या आपने बच्चा पैदा करना है विद एन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी है अगर खुदा न खास्ता हो जाए। ईट अ हाईली फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, अच्छा फोर्टिफाइड बना हुआ नाश्ता लें, सीरियल्स अनाज वाला, दैट प्रोवाइड्स 100% ऑफ द डेली वैल्यू, डीवी उसको डेली वैल्यू बोलते हैं, ताकि आपको 100% डेली वैल्यू मिले बेटा। पिछले लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। चैनल का नाम इजी फार्मेसी LHV है और वहाँ पे मौजूद है बेटा। ये हमारा जो चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन का ही है, तो इसमें हमने तफसील से ये पीछे पढ़ा है कि डेली कितनी मिकदार में आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितनी मिकदार में लिपिड्स चाहिए, कितनी मिकदार में प्रोटीन्स चाहिए और कितनी मिकदार में आपको विटामिन A B C D E और K चाहिए, ताकि आपकी 100% डेली जो वैल्यू है वो पूरी हो जाए। फॉर द फोलेट के लिए, फोलिक एसिड को बोलते हैं। रीड द फूड लेबल टू फाइंड आउट, फूड लेबल को पढ़ें इसको तलाश करने के लिए, जो हम पीछे पढ़ाएँ वो लेक्चर ले लें। अगर कोई बच्चा यही लेक्चर ले रहा है तो जो तरतीब से लेते आ रहे हैं तो उनको मेरी समझ में आ रही होगी बेटा। टेक का विटामिन सप्लीमेंट, या विटामिन सप्लीमेंट लें टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में, दैट प्रोवाइड 400 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ फोलिक एसिड, जो आपको 400 माइक्रोग्राम डेली फोलिक एसिड दे। फोलिक एसिड बेटा खून के बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोलिक एसिड की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। फोलिक एसिड विटामिन B9 का दूसरा नाम है, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल और हीट स्टेबल विटामिन होता है। द सिस्टेमिक फॉर्म ऑफ फोलेट, जो सिस्टम के अंदर फोलिक एसिड की जो शक्ल हमें चाहिए, इज़ ऑब्टेन्ड ओनली फ्राम द 45 फूड्स, वो लाजमी सिर्फ़ और सिर्फ 45 फूड से ही हासिल होती है, और विटामिन सप्लीमेंट्स या विटामिन सप्लीमेंट से हासिल होती है। 45 फूड बेटा ऐसा खाना जो आपने इस तरीके से तैयार किया गया हो कि उसमें तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया हो, जैसे प्रोटीन आती है दाल से, मछली से, गोश्त से, वो भी शामिल हों, और कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मीठा जूसेस वगैरह शामिल हों, और आपकी जो लिपिड्स हैं जिसमें देसी घी, मक्खन आ गया, चिकनी चीज़ें, तो ये फिर विटामिन और मिनरल्स का भी ख्याल रखा गया और जिसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूध आ जाए, तो तमाम चीज़ें जिसमें मौजूद होंगी वो क्या कहलाएगा, फोर्टिफाइड फूड, ठीक है। तो ये तमाम आपकी ज़रूरियात फोर्टिफाइड फूड और विटामिन सप्लीमेंट से पूरी होती हैं। विटामिन सप्लीमेंट वो होते हैं बेटा जो कि टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में दिए जाते हैं। इट इज़ नॉट अ येट नोन वेदर नेचुरली अकरिंग फोलेट इज़ एज इफ़ेक्टिव एज अ फोलिक एसिड इन द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। कहता अभी तक ये पता नहीं चला कि जो कुदरती तौर पर फोलेट हमें मिलता है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं, जो फोलिक एसिड हमें बचाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। ये जो बार बार न्यूरल ट्यूब का जिक्र आ रहा है ना बेटा, न्यूरल ट्यूब होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को का राब्ता करवाती है आपस में, ये न्यूरल ट्यूब है। इसमें डैमेज आ जाता है, अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो भी न्यूरल ट्यूब डैमेज है, और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा तो भी ये न्यूरल ट्यूब डैमेज है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, उनका दिमाग देखें कैसा है, और बिल्कुल छोटा सा, इसको कहते हैं एनएन्सेफेली। कुछ होते हैं ऐसे, इसको कहते हैं एक्जेंसेफेली, ये बाहर खोपड़ी निकली हुई है। और ये क्या है, क्रेनियो एक्योस्केसिस, ये इस तरह के कुछ बच्चे पैदा होंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे पैदा होते हैं स्पाइन बिफिडा, ठीक है, एक्युलेटा, और ये क्या है मेनिंगोसेफेली, ये स्पाइनल कॉर्ड उसका थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, और इसके माइलेनो मेनिंजोसेली, और ये इसके अंदर माइलन शीथ, और ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये सारी चीज़ें ही बाहर आई हुई हैं। ये देखें इसमें फ़र्क क्या है, ये नीली अंदर है, ठीक है, और ये ठीक है, और यहाँ पे देखें स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ गया है और ये नीली अंदर ही है। और ये नीली जिल्द क्या है, ये माइलन है, सॉरी माइलो मेनिंजोस्पेली सेली, ये मेनिंजेस होती हैं, 3 तहें हिफाजती होती हैं बेटा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं, उनको मेनिंजेस बोलते हैं। तो अगर वो भी बाहर आ जाएं और स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाए तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, ये न्यूरल ट्यूब डैमेज कहलाते हैं। ये देखें दूसरी पिक्चर में भी आपको नज़र आ जाएगी, ये मुख्तलिफ और इकसाम है। ये सारी के सारी न्यूरल ट्यूब डैमेज हैं, और ये सारी किस वजह से होती हैं, आपकी खुराक की कमी की वजह से।
यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ऐसी खुराक बेटा दें जो 100% डेली वैल्यू एंड डीवी पूरी करे औरत की, और ये जो न्यूरल ट्यूब डैमेज हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, ये ना हो। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन आर इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम। जो खुराक की ज़रूरियात है हामला औरत की और दूध पिलाने वाले औरत की, वो इस वक्त बढ़ जाती होती हैं। सिंस न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फिटल डेवलपमेंट, क्योंकि जो खुराक के अज्जा हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं। फ़ीटस, वो बच्चा जो माँ के पेट में है उसको फ़ीटस बोलते हैं बेटा, और वो नशोनुमा पा रहा है। चेंज टेकिंग प्लेस विद इन द मदर्स बॉडी, और माँ की जो जिस्म है उसमें भी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती हैं। एंड मिल्क इज़ बीइंग प्रोड्यूस, और दूध ने भी बनना होता है। तो इन तमाम के दौरान औरत की जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो बढ़ जाती होती हैं। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर, माओं का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको बेहतर करने के लिए न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स मस्ट बी एक्सपेंडेड बाय द हेल्थ टास्क। जो खुराक से मुतल्लिक तालीमी प्रोग्राम है उनको बढ़ाना चाहिए। सेहत से मुतल्लिक जो सेमिनार होते हैं उनमें इन मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स में, BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, और इन द कम्युनिटी आल्सो, और जो कुछ इलाके हैं, गांव हैं, चक हैं, उनमें भी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पम्फलेट्स, और उनको पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। एंड यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, और विजुअल एड्स जैसा कि किसी LCD वगैरह पे कोई भी प्रोग्राम वगैरह चला के उनको दिखाना चाहिए। एंड थ्रू मास मीडिया, और मास मीडिया के थ्रू भी, लाइक प्रेस, TV एंड रेडियो, और प्रेस और TV और रेडियो के तहत भी औरतों को और माओं को ये तालीम दी जानी चाहिए कि वो अपनी खुराक पे भरपूर तवज्जो दें, ताकि उनकी सेहत और उनके बच्चों की जो सेहत है वो बेहतर रह सके। टेबल जो है 4.6, ये 4.6 बेटा हमने देखना, यहाँ पे डैश दी हुई है, वैसे ये होता 4.6 है, यानी चौथे चैप्टर का छठा जो टेबल है, ठीक है, वो हमें बताएगा द कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है हमल के दौरान और माँ जब बच्चे को दूध पिला रही है उसके दौरान, वैसे हम पिछले लेक्चर्स में भी ये देख के आए थे। यूजिंग दिस टेबल, आप इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे एज अ गाइडलाइन के तौर पर, इन कम्बिनेशन विद 4 डेज़ डाइट रिकॉल, और आपने कम्बिनेशन करना है 4 दिन की खुराक का, और फिर उसके बाद उसका रिकॉल करनी है, यानी दोबारा रिपीट करनी है। एस्टिमेट द एक्चुअल न्यूट्रिशनल नीड्स, आपने अंदाज़ा लगाना है कि इसकी खुराक की अक्सर ज़रूरियात क्या हैं। ऑफ द एक्सपेक्टेंट, जो कि आप यानी कि तवक्को कर रहे हैं, और न्यू मदर, या जो नई माँ बनने वाली है, यानी जो हमल से है या अभी उसको पहला हमल हुआ है, उम्मीद से है, ऐसी औरतों की क्या खुराक की असल ज़रूरियात हैं। द यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन, ये आपने जो इंफॉर्मेशन है इनको इस्तेमाल में लाना है। इन द ऑन फैमिली न्यूट्रिशन, जो फैमिली है उसकी खुराक की ज़रूरियात के तहत इस्तेमाल में लाना है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नीड्स, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनकी शनाख्त करनी है, एज वेल एज रिसोर्सेज, और ऐसे ज़राए देखने हैं। एंड प्रोसीड, और ऐसे इकदाम करने हैं विद द फैमिली के साथ, इन मेकिंग प्लान्स, और प्लानिंग करनी है टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर, ताकि माँ की जो खुराक की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। एट ईच होम विज़िट, जब आप हर बार घर जाएंगे विज़िट करने, ये LHVs के लिए बात हो रही है बेटा। द न्यू मदर शुड बी आस्क्ड, जो अभी माँ बनने वाली हुई है, नई मदर, न्यू मदर यानी पहली बार हमल हुआ है, न्यू मदर उसको बोलेंगे। शुड बी आस्क्ड, उससे पूछना है एज द व्हाट शी ईट्स, के वो क्या खाती है, हाउ मच, और कितना खाती है, एंड हाउ मैनी टाइम्स, और कितनी वक्त दिन में 2 खाने खाती है या 3 अ डे दिन में। एंड कंपेयर दिस, और इसका मुआवजना करना विद हर रिक्वायरमेंट्स, उसकी ज़रूरियात के तहत कि कितनी ज़रूरियात हैं इसकी। कम्प्लीमेंट हर ऑन हर गुड हैबिट्स, उसकी तारीफ़ करनी है अगर उसकी आदत अच्छी हैं। एंड ट्राई टू चेंज हर नेगेटिव एटीट्यूड पोलाइटली, और अगर उसके एटीट्यूड नेगेटिव हैं, खाना ठीक से नहीं खाती, तो बड़ी शाइस्तगी से, नरमी से उसको जो है वो उसकी हैबिट को चेंज करवाने की कोशिश करनी है, यानी गुस्से नहीं होना। पोलाइटली कहते हैं शाइस्तगी से, ठीक है। तो ये खुराक के ऊपर यानी ज़ोर दिया जा रहा है बेटा। वेट एंड मेजर्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर पाकिस्तान, टेबल 4.7, ये वज़न और ये मेजर्स मकदारें दी गई हैं किसी भी फ़र्द की जो खुराक की ज़रूरियात हैं पाकिस्तान में, वो टेबल 4.7 में दी गई हैं बेटा। तो कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड, ये हम देखते हैं कैलोरी कहाँ से आती हैं बेटा, आपकी जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मीठा खाते हैं, उससे आती हैं। किलो कैलोरी
सी इसको बोलते हैं आर अ फूड कैलोरी या फूड कैलोरी बोलते हैं, इज़ अ यूनिट ऑफ हीट फॉर मेजरिंग एनर्जी। ये हीट का यूनिट है जो आप एनर्जी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूस बाय फूड, और ये एनर्जी आती कहाँ से? खाने से आती है। एंड इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि वो हीट जो 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री तक उसका जो दर्जा हरारत है वो बढ़ाने के लिए दरकार हो, तो वो क्या कहलाएगी? कैलोरी, किलो कैलोरी कहलाएगी। ठीक है, यानी किलो पानी था, उसका दर्जा हरारत बिलफर्ज 37 डिग्री सेंटीग्रेड था नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसको जैसे ही 38 होगा, यानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी आपको एनर्जी चाहिए होगी तो वो क्या कहलाएगी? किलो कैलोरीज। ठीक है, अ मिली कैलोरी सी आर अ कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मिली कैलोरी की बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये क्या होगी कि 1 ग्राम पानी था और 1 ही डिग्री उसका टेम्परेचर राइज किया, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? मिली कैलोरी। ये तारीफ हो गई। किलो कैलोरी किलो पानी, मिली कैलोरी में 1 ग्राम पानी था और 1 ही डिग्री उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। फॉर डिटरमाइनिंग कैलोरीज ऑफ द फूड, अगर आपने किसी भी फूड की कैलोरीज को डिटरमाइन करना है, किलो कैलोरीज और फूड कैलोरीज आर यूज, तो आपको किलो कैलोरी या फूड कैलोरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केमिकली फूड्स आर कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड्स। आम तौर पर कीमियाई तौर पर जो खाना हम खाते हैं बेटा वो सिंपल कंपाउंड्स में जाके टूटता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाजमे के दौरान, एंड मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के दौरान इन द बॉडी में फॉर यूटिलाइजेशन के लिए, यानी इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, इसकी 3 इकसाम होती हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है और वो सिंपल फॉर्म है, जबकि हम जितने भी खाने खाते हैं उसमें पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड होता है। ओलिगोसेकेराइड में 3 से 10 शुगर मालिक्यूल होते हैं और पॉलीसेकेराइड में 10 से लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं ज़्यादा। तो जितने भी हम चावल खाते हैं और आलू वगैरह, तो ये पॉलीसेकेराइड होती हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड हमारी बॉडी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो पहले हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन टूटना, हाइड्रोलाइज होंगी चीज़ें और वो मोनोसेकेराइड बनेगी, यानी सिंपल फूड बनेगा। ये हाजमे के दौरान और मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। जब वो सिंपल शुगर बन जाएंगी मोनोसेकेराइड में 1 शुगर मालिक्यूल होता है, तो फिर हमारी बॉडी उसको जज़ब कर सकती है। तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि हमारे हाजमे और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हमारा फूड है वो केमिकली कन्वर्ट होता है सिंपल कंपाउंड्स में, ताकि हम हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज़ कर सके। फूड इज़ देयरफॉर, जो खुराक है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक पोटेंशियल सोर्स है ताकत का, यानी हमारी जो ताकत है वो खाने से ही आएगी। हमारी बॉडी में हर काम के लिए ताकत चाहिए, इवन अ ट्रिम्बलिंग ऑफ आई, आँख जब चपाने के लिए भी हमें ताकत चाहिए, तमाम कामों के लिए ताकत चाहिए। और औरत तो बेचारी बच्चे को अपने पेट में पाल रही है और दूध पिला रही है, तो उसको तो ताकत चाहिए ही चाहिए। अ कैंडल प्रोड्यूसेस द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट वेदर इट बर्न्स मोर क्विकली इन द एयर। एक मोमबत्ती है वो भी सेम क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से हवा में जल रही होती है। आर इज़ बर्न स्लोली, या स्लो बर्न हो या तेज़ बर्न हो, तो कैंडल जो है वो सेम क्वांटिटी ऑफ हीट पैदा करती है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, इसकी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी सिमिलर होती हैं। ऑक्सीजन टू फीड द फ्लेम, जैसे हम अपने खुराक की तोड़ फोड़ के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन जा रही है, सेम इस तरीके से कैंडल को भी जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उसका जो फ्लेम है, ऑक्सीजन जलती है और जलने में मदद देती है, और फ़िज़ा में ऑक्सीजन होती है बेटा, तो उसके फीड के लिए, फ्लेम के फीड के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर मोमबत्ती को बंद करना है तो आप उसके ऊपर कोई गिलास वगैरह रख दें शीशे का, तो थोड़ी सी देर तो वह जलेगी, लेकिन जैसे ही उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी जो गिलास के अंदर थी, तो वो फ़ौरन बुझ जाएगी। क्या था, आपने उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन टू फीड द फ्लेम को फीड करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑफ द लाइफ के लिए इज़ फर्निश्ड बाय द एयर, जो कि हवा से मिलती है, वी ब्रीथ, जैसा कि हम सांस लेते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द फुलेस्ट एडवांटेज फ्राम फूड, अगर हम खुराक का मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, इट मस्ट बर्न विदाउट स्मोक, इसको जलना चाहिए बगैर स्मोक के, एंड कम्बस्शन, और कम्बस्शन इसकी होनी चाहिए। कम्बस्शन का मतलब भी जलना होता है। मस्ट बी स्लो, और इसको स्लो जलना चाहिए। एज़ कम्प्लीट एज़ पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उतना ही। मोमबत्ती तो बेटा हवा में जलती है और अपनी एनर्जी ज़ाया कर देती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर खाना भी समझ लें इसी तरीके से बर्न होता है और उससे हीट पैदा होती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, और इससे एक्स्ट्रा हीट जो है वो निकाल दी जाती है।
और हमारे बॉडी में भी खाना बगैर धुएं के जलता है और उसको कंबस्शन बोलते हैं बेटा। और ये स्लो होता है सारा प्रोसेस, सेम जिस तरह मोमबत्ती जलती है। दिस इज़ हेल्प्ड बाय वर्क, ये हमें मदद देगा काम करने में, एक्सरसाइज वर्जिश करने में, एंड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग, और फ्रेश एयर जो है ब्रीथिंग के लिए लेने में मदद करेगी ये एनर्जी हमें। टेबल 4.6 हमें बता रहा है बेटा कैलोरिक रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब माँ हामला हो गई और दूध पिला रही है तो उसको कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा, कैलोरीज चाहिए। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो हामला नहीं है उसको 2000 से 2200 कैलोरी मिल जाएगी तो ज़रूर ठीक हो जाएगी, लेकिन हामला औरत को बढ़ जाएगी, 2500 कैलोरी चाहिए। और लैक्टेटिंग वुमेन जो औरत दूध पिला रही है बच्चे को तो उसको तो और भी ज़्यादा कितनी चाहिए, 3100 कैलोरीज चाहिए। प्रोटीन ग्राम में कितनी चाहिए, 46 ग्राम। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो हामला नहीं है, जो प्रेग्नेंट होगी उसको 64 से 71 ग्राम चाहिए, और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसको 68 से 71 ग्राम चाहिए। देखें दूध पिलाने वाली माँ को और भी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है। आयरन मिलीग्राम में नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को 18 चाहिए, ये माइक्रोग्राम है बेटा। प्रेग्नेंट वुमेन को डिपेंड ऑन आयरन स्टेटस, उसका आयरन स्टेटस क्या है, एनीमिक नीड्स सप्लीमेंट, और अगर खून की कमी है तो कितने सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो उसके मुताबिक उसको आयरन देनी पड़ेगी। और लैक्टेटिंग वुमेन को 9 माइक्रोग्राम आयरन चाहिए। ये मिलीग्राम, सॉरी बेटा माइक्रोग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, तो 9 मिलीग्राम। कैल्शियम जो है बेटा ये ग्राम में 1 ग्राम चाहिए नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेग्नेंट को चाहिए 1.2 ग्राम, और लैक्टेटिंग वुमेन को 1 से 2 ग्राम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेटा फोलिक एसिड जी है माइक्रोग्राम में है, ये 400 माइक्रोग्राम चाहिए नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेग्नेंट को 600 माइक्रोग्राम, और लैक्टेटिंग वुमेन को 500 माइक्रोग्राम चाहिए। तो ये बेटा टेबल था 4.6 जिसका बार बार जिक्र आ रहा था। अब टेबल है 4.7, तो इसको भी हम देखते हैं। तो वेट्स एंड मेजर्स, वज़न और मकदारें ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो किसी भी एक फ़र्द की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है फॉर पाकिस्तानीज़ के लिए। तो मीट जो है अगर 100 ग्राम्स आप खाते हैं तो आपको 320 कैलोरीज मिलती हैं इससे। 1 कप आटा लेते हैं तो 110 ग्राम का है ये 1 कप आटा, ठीक है, एक पेड़ा बन जाएगा इससे, और 394 कैलोरीज देगा आपको ये, ठीक है। 1 कप जो राइस है, अनकुक्ड जो राइस हैं उबले हुए, ये 1 कप का वज़न कितना होगा, 191 ग्राम, और आपको ये 675 कैलोरीज देगा, ठीक है। ये देखें कि अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। 1 गिलास मिल्क, अगर 1 गिलास दूध पियेंगे तो 240 ग्राम का, 44 ग्राम का, यानी 250 ग्राम का 1 पाव का होता है, ये समझ लें। 1 पाव 250 ग्राम का 1 पाव है, समझ लें। तो ये एक जो गिलास दूध आप पियेंगे 244 ग्राम का है, और ये आपको 159 कैलोरीज देगा। 1 कप कुकड मिक्स्ड वेजिटेबल, अगर 1 कप आप मिक्स वेजिटेबल का खाते हैं जिसमें पोटैटोज आलू हों और ग्रीन और हरी सब्जियां हों तो 234 ग्राम का ये 1 कप होगा, इसका वज़न होगा। और ये आपको कैलोरीज कितनी देगा, 150 कैलोरीज। जो लोग देखें वेट कम करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं, उबली हुई सब्जियां खाते हैं, उनसे पेट तो भर जाता है लेकिन उनको कैलोरीज कम मिलती हैं, ठीक है। 1 एग फ्राइड, अगर फ्राइड एग है तो वो 50 ग्राम का होगा, और लेकिन कैलोरीज आपको कितनी देगा, 108 कैलोरीज, ठीक है। तो ये वज़न थे उनके, और ये कितनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड करेंगे ये आपने देख लिया यहाँ पे। द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, एबिलिटी फ्रॉम वर्क, और काम की सलाहियत हासिल करने के लिए, एंड प्ले और खेलने के लिए रिक्वायर फूड एनर्जी, तो आपको खाने की एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ अ वाइटल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बॉडी, हमारे जिस्म के लिए, एज अ कोल, जैसा कि कोयला ज़रूरी होता है, इज़ टू एन इंजन के लिए। जैसे पहले के वक्तों में बेटा कोयले पे इंजन चला करते थे तो इंजन को जलने के लिए कोयला चाहिए, तो इसी तरीके से सेम हमारी बॉडी को खेलने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि खाने से आएगी। फ्यूल वैल्यू डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरीज, जो फ्यूल वैल्यू हमें बता रही है कि कितनी हमें कैलोरीज चाहिए। ड्राइड फ्राम 1 ग्राम ऑफ एनी फूड, कि किसी भी खाने के 1 ग्राम से हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं। व्हेन कम्प्लीटली मेटाबोलाइज, जो मुकम्मल मेटाबोलाइज होगा। द फ्यूल वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ ईदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इज़ 4 कैलोरीज। ये मारूजी बन सकती है बेटा कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट का या दूसरी प्रोटीन का उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, 4। एंड दैट ऑफ फैट इज़ 9 कैलोरीज, और जबकि फ़ैट जो है, चिकनाइयाँ जो हम देसी घी मक्खन खाते हैं तो उसके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं।
इसलिए कहते हैं कि बेटा ज़्यादा जो है वो चिकनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। तो तकरीबन डबल ही होगी, यानी कि देखो 4 कैलोरीज हैं, 4 का डबल 8 है, 8 से भी ज़्यादा है ये। बेसल मेटाबॉलिज्म इज़ द एनर्जी, जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो एनर्जी है नेसेसरी टू सस्टेन द लाइफ, वो एनर्जी जो ज़िंदगी को काम करने के लिए ज़रूरी होती है ऑफ अ फास्टिंग इंडिविजुअल एट रेस्ट, उस इंडिविजुअल का जो फास्टिंग कर रहा हो, यानी जिसने खाना ना खाया और वो रेस्ट कर रहा हो, जैसा कि रात के वक्त समझ लें, फास्ट वैसे रोज़े को कहते हैं, फाके को कहते हैं। तो रात को खाना नहीं खाते, शाम को खाना खा लिया और पूरी रात जो है वो फाका किया, इसलिए को सुबह कहते हैं ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता, यानी रोज़ा तोड़ना है। तो जब कोई भी शख्स रोज़े की हालत में है, यानी खाना नहीं खा रहा और वो रेस्ट कर रहा है, तो उसकी जो बॉडी जो है वो इतनी एनर्जीज उसको मिलती रहे फिर भी कि वो उसकी ज़िंदगी कायम रह सके। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडिविजुअल, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं किसी भी इंडिविजुअल की, आर अबाउट 1 कैलोरीज पर आवर, कि उसको हर घंटे 1 कैलोरी चाहिए फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट, और उसके बॉडी का जो वेट है उसके मुताबिक। यानी कि अगर कोई बंदे का वेट 60 किलोग्राम है तो उसको हर घंटे 60 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अब 24 घंटे का हिसाब लगा लें तो 24 को 60 के हिसाब से आप ज़रब दे लें, क्योंकि 24 घंटों में उसको कितनी कैलोरीज चाहिए। सी कैलोरिक वैल्यू चार्ट ऑफ द सर्टेन फूड्स टेबल 4.8 में टेबल चार्ट आ रहा है जिसमें हमें कैलोरिक वैल्यू देखनी है मुख्तलिफ फूड्स की। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डर्स, प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डर्स हैं, आपकी बॉडी को बिल्ड करती हैं, तामीरात करती हैं विद सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स के तहत। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़, ये बॉडी के टिश्यूज़ को ग्रोथ नशोनुमा में मदद देती हैं और रिपेयर करने में भी हेल्प करती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, जो थोड़ी सी मकदार है चिकनाई की, आल्सो कंट्रीब्यूट टू बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स के अंदर ये भी अपना हिस्सा डालती है। मिनरल्स भी हिस्सा डालते हैं, विटामिन भी हिस्सा डालते हैं, प्रोटीन्स भी हिस्सा डालते हैं। और द बॉडीज़ रेगुलेटर्स, ये बॉडी के रेगुलेटर्स हैं, यानी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ काम चल रहे हैं उनको कम या ज़्यादा करवाना, ठीक है, इनका काम है। अदर न्यूट्रिएंट्स हाउएवर में सप्लाई रेगुलेटिंग पावर, और कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिनमें रेगुलेटिंग पावर मौजूद होती है, ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। इट इज़ एनर्जी कैलोरिक रिक्वायरमेंट, ये एनर्जी की या कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी फ़र्द की, एट कंप्लीट रेस्ट, जब वो मुकम्मल रेस्ट कर रहा हो रात के वक्त, इन अ कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजीशन, कंफर्टेबल आरामदेह और रिलैक्स पोजीशन में, बोथ फिजिकल एंड मेंटली, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली कहते हैं बेटा जिस्मानी तौर पर भी रेस्ट, और मेंटली दिमागी तौर पर भी रेस्ट। जैसे हम सोते हैं रात को, तो ये समझ लें सोने का वक्त है, तो उस वक्त जितनी एनर्जी की कैलोरीज की ज़रूरत होगी वो क्या कहलाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाएगा। इट डिपेंड्स ऑन सच फैक्टर्स एज एज, ये डिपेंड करता है कि उसकी उम्र कितनी है, जेंडर मेल है या फीमेल है, रेस किस नस्ल से ताल्लुक़ है, उसका स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह की खुराक खाता है, सरफेस एरिया, सतही एरिया क्या है, ठीक है, यानी जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है, खुरदरी है या आरामदेह बिस्तर है या मैट्रेस है नरम, तो वो कैसी जगह है। एक्सटर्नल टेम्परेचर, बैरूनी टेम्परेचर कैसा है, एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, और वहाँ पे जरासीमों की सूरत हाल कैसी है जो बीमारी फैलाने की सलाहियत रखते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होना चाहिए, उसको कितनी एनर्जी चाहिए सोते वक्त भी। दीज फैक्टर्स हैव टू बी कंसिडर्ड, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मद्देनज़र रखे जाएंगे। डिसाइडिंग वेदर द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ विद इन द नॉर्मल रेंज, के जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको नॉर्मल रेट में रखा जा सके, और वेरिएशन फ्राम एवरेज 10 पर कैलोरी, और इसकी एवरेज क्या बनती है, तकरीबन 10 पर कैलोरी बनती है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि BMR ऑफ एन अडल्ट इज़ 40 कैलोरीज पर आवर, तो किसी भी जवान की जो BMR है वो पर आवर कैलोरी कितनी है, 40 है। अगर वो काम कर रहा है तो 1 घंटा एक वज़न के हिसाब से 1 कैलोरी चाहिए, लेकिन रात को वो सो रहा है तो फिर भी उसको हर घंटे 40 कैलोरीज की ज़रूरत है। ये जो SQ लिखा है ना बेटा, ये पर स्क्वायर के हिसाब से है, तो ये है किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। तो इसके लिए SQ लिखते हैं, ठीक है। तो मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस, बॉडी की जो पर स्क्वायर मीटर है बॉडी सरफेस का, उसके लिए स्क्वायर लिखा है बेटा। इज़ 37 फॉर वोमेन, औरतों के लिए 37 होनी चाहिए पर आवर कैलोरी, एंड 44 फॉर मैन, और मर्दों के लिए 44 होनी चाहिए, एंड 50 फॉर बॉयज़ बिटवीन 12 to 13। और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो
जो बच्चे हैं 12 से 13 साल के, उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए रात को भी सोते वक्त, वो कितनी होनी चाहिए 50। ठीक हो गया। तो ये एवरेज बताई थी उन्होंने 40, ठीक है। और औरतों की 37 से भी गुजारा चल जाएगा, मर्दों की 44 होनी चाहिए, और जो 12 से 13 साल के बच्चे हैं उनकी कितनी होनी चाहिए 50। टेकिंग द रेट ऑफ एन एडल्ट मेल एज 1.75 स्क्वायर मीटर्स, किसी भी एडल्ट को अगर हम ये लें इसका रेट तो 1.25 बनेगा ये पर स्क्वायर मीटर से। हिज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन 24 आवर्स विल बी, तो उसकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 24 घंटे की, वो क्या होंगी? जैसे 40 को ज़रब देंगे 1.75 से, तो ये और ज़रब देंगे फिर 24 से, तो ये कितना बन गया 1680 और 1700 कैलोरीज, यानी तकरीबन 1700 कैलोरीज उसको 24 घंटे में चाहिए लाजमी। ठीक है, 24 घंटे की आ गई ना ये, तो 1 घंटे में उसको 40 चाहिए। ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना है 1.7, उसको इससे ज़रब देंगे और 24 घंटे हमें चाहिए कैलोरीज, तो यानी 1700 कैलोरीज डेली होंगी, तो हमारा काम चलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। ठीक है, तो फिर आ जाएगा बेटा मेल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी, उससे क्या क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।